आज हम भारत की नींव, उसके संविधान पर एक विस्तृत और गहन चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और हाँ, जैसा हमेशा होता है, इस पूरी चर्चा की सारी जानकारी वाली पीडीएफ वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी जी, ताकि आप बाद में भी इसे देख सकें। सोचिए, 1947 में आजादी तो मिली, पर चुनौती बहुत बड़ी थी। मतलब सैकड़ों रियासतें, अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां। हाँ बिल्कुल, इन सबको एक सूत्र में कैसे पिरोया जाए, ये सवाल था। और वो कौन से नियम होंगे जो करोड़ों लोगों की नियति तय करेंगे, देश को एक रखेंगे। आज हम इसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। संविधान सभा के गठन से लेकर, हाँ, प्रस्तावना के आदर्श, नागरिकों के अधिकार, सरकार कैसे काम करती है, और वो सारे बदलाव, मतलब संशोधन, जिन्होंने संविधान को आज का रूप दिया है। बिल्कुल, के रूप में भारत की आकांक्षाओं और मूल्यों का दस्तावेज है। सही। हम समझेंगे कि इसे बनाने की प्रक्रिया क्या थी, इसकी खास बातें क्या है और कैसे ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जी। तो सबसे पहले वो शुरुआती चुनौती, इतने विविध देश को एक साथ लाना। इसी जरूरत ने जन्म दिया संविधान सभा को। हाँ, कैबिनेट मिशन योजना 1946, उसके तहत इसका गठन हुआ। और इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। सोचिए वो माहौल, आजादी सामने थी पर भविष्य का नक्शा बनाना था। उस पहली बैठक की अध्यक्षता सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। वो अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी, ठीक है। फिर स्थायी अध्यक्ष कौन बने? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अच्छा। तो उससे सभा को एक स्थायी नेतृत्व मिल गया। बिल्कुल। और फिर वो बहुत महत्वपूर्ण दिन आया, 13 दिसंबर 1946। हाँ, जब पंडित नेहरू ने वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। जी, वो महज एक प्रस्ताव नहीं था, वो भविष्य के भारत का एक विजन था, एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने का सपना। और इसी से प्रस्तावना का आधार तैयार हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, इसी प्रस्ताव ने आगे चलकर हमारी प्रस्तावना का आधार बनाया। अब काम तो बहुत बड़ा था, जटिल भी, तो इसे अलग अलग समितियों में बांटा गया होगा। हाँ बिल्कुल, ताकि हर पहलू पर गहराई से विचार हो सके। इनमें से कुछ समितियां तो परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जैसे सबसे प्रमुख शायद प्रारूप समिति थी। हाँ, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम था संविधान का मसौदा तैयार करना। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम संविधान का निर्माता भी कहते हैं। जी। इसके अलावा केंद्र सरकार की शक्तियों पर विचार करने के लिए संघ शक्ति समिति थी, जिसके प्रमुख नेहरू थे। और राज्यों के लिए? राज्यों से जुड़े मामलों के लिए प्रांतीय संविधान समिति बनी, जिसकी जिम्मेदारी सरदार पटेल पर थी। अच्छा। और सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए संचालन समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद थे। तो मतलब हर विषय पे विशेषज्ञता के साथ काम हुआ। हाँ, इन समितियों ने ये सुनिश्चित किया। इन सब की इतनी मेहनत के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। कब? 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान सभा ने इसे अंगीकार कर लिया। और इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। जी हाँ, लेकिन इसे पूरे देश में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इस तारीख का भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। बिल्कुल। इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। तो उसी ऐतिहासिक दिन को भारत एक पूर्ण गणराज्य बना। चलिए अब आते हैं संविधान की विशेषताओं पर। पहली बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ऐसा क्यों है? हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है। इसका मुख्य कारण है भारत की विशालता और विविधता। अच्छा। देश के अलग अलग क्षेत्रों, समुदायों, भाषाओं, संस्कृतियों की जरूरतों और आकांक्षाओं को समेटने के लिए एक बहुत विस्तृत दस्तावेज की जरूरत थी। इसमें सिर्फ शासन के मूल सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि प्रशासनिक प्रावधान भी काफी विस्तार से दिए गए हैं। और ये भी कहते हैं कि हमने कई देशों के संविधानों से प्रेरणा ली है। हाँ, ये सच है। संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया और जो प्रावधान भारत की परिस्थितियों के लिए सही लगे उन्हें अपनाया। जैसे कुछ उदाहरण? जैसे सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून का शासन, ये विचार हमने ब्रिटेन से लिया। ठीक है। नागरिकों के मूल अधिकारों की अवधारणा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मॉडल अमेरिका से प्रेरित है। और आयरलैंड से? आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्गदर्शन करते हैं। जर्मनी से भी कुछ लिया गया था, आपातकाल से जुड़ा। हाँ, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान
मूल अधिकारों के निलंबन के प्रावधान लिए गए। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली। और कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का ढांचा लिया गया। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ नकल नहीं थी। मतलब इन सभी विचारों को भारतीय जरूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से ढाला गया, अपनाया गया। एक और खास बात है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संविधान में संशोधन करना ना तो ब्रिटेन की तरह बहुत आसान है, जहां संसद साधारण बहुमत से कुछ भी बदल सकती है, और ना ही अमेरिका की तरह बहुत मुश्किल। हाँ बिल्कुल, अमेरिका में संशोधन बहुत कठिन प्रक्रिया है। भारत में बीच का रास्ता अपनाया गया। कैसे? कुछ प्रावधान संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है, कुछ के लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है। विशेष बहुमत मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। अच्छा, और कुछ के लिए राज्यों से सहमति भी चाहिए। हाँ, जो प्रावधान संघीय ढांचे से जुड़े हैं उनके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है। तो ये संतुलन बनाए रखता है। जी, ये संतुलन सुनिश्चित करता है कि संविधान समय के साथ बदल सके पर मनमाने ढंग से नहीं। और एक और महत्वपूर्ण विशेषता, संघीय व्यवस्था लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ। ये थोड़ा समझाएंगे? देखिए, भारत राज्यों का एक संघ है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। राज्य अपने क्षेत्र में स्वायत्त है, ये तो हुआ संघीय ढांचा। ठीक है। लेकिन देश की एकता और अखंडता को सबसे ऊपर रखते हुए कुछ मामलों में केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। जैसे आपातकाल लगाने की शक्ति पूरी तरह केंद्र के पास है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS वगैरह, भर्ती केंद्र करता है पर काम राज्यों में करता है। हाँ। राज्यपाल की नियुक्ति भी केंद्र करता है, जो राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। ये सब प्रावधान केंद्र को मजबूत बनाते हैं। तो इसे ही एकात्मकता की ओर झुकाव कहते हैं। जी, ये इसलिए जरूरी समझा गया ताकि देश की इतनी विविधता में एकता बनी रहे, कोई बिखराव ना हो। चलिए अब संविधान के सार, उसकी आत्मा यानी प्रस्तावना, प्रियम्बल पर आते हैं। इसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से। इन शब्दों का क्या महत्व है? ये शब्द घोषणा करते हैं कि संविधान की अंतिम शक्ति वो भारत की जनता में निहित है। अच्छा। संविधान किसी बाहरी शक्ति ने नहीं थोपा, बल्कि इसे भारत के लोगों ने ही बनाया है, अपनाया है और खुद को समर्पित किया है। ये लोक संप्रभुता का प्रतीक है। प्रस्तावना में कुछ और बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इनका क्या अर्थ है संक्षेप में? संप्रभु मतलब भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं। ठीक है। और समाजवादी, ये तो बाद में जोड़ा गया था। हाँ, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। बिल्कुल। समाजवादी का यहाँ मतलब है कि राज्य का लक्ष्य आय, प्रतिष्ठा और जीवन स्तर की असमानताओं को कम करना है और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। और पंथ निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। फिर आता है लोकतांत्रिक। हाँ, यानी सरकार जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाएगी, सत्ता का स्रोत जनता है। और गणराज्य? गणराज्य का अर्थ है कि देश का प्रमुख यानी राष्ट्रपति वो वंशानुगत राजा या रानी ना होकर एक चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। तो ये शब्द भारत के स्वरूप को बताते हैं, लेकिन प्रस्तावना कुछ वादे भी करती है। जी हाँ, वो नागरिकों के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। न्याय, कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता? हाँ, स्वतंत्रता विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। समता यानी समानता, प्रतिष्ठा की और अवसर की। और बंधुता यानी भाईचारा, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करे। ये आदर्श पूरे संविधान का मार्गदर्शन करते हैं। अब संविधान के पहले भाग पर आते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। यहाँ यूनियन शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया, फेडरेशन क्यों नहीं? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। यूनियन ऑफ स्टेट्स इस्तेमाल करने के 2 मुख्य कारण थे। पहला,
ये स्पष्ट करना कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका में हुआ। अच्छा, दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, नए राज्य बना सकती है, राज्यों को समाप्त भी कर सकती है, पर देश की एकता अखंड है, संघ बना रहेगा। तो अगर किसी नए इलाके को भारत में शामिल करना हो या देश के भीतर ही राज्यों की सीमाओं को बदलना हो, नाम बदलना हो, तो इसकी शक्ति किसके पास है? ये शक्ति संसद के पास है। अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर नए राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, जैसे सिक्किम का विलय हुआ था। और राज्यों की सीमाएं बदलने के लिए? उसके लिए है अनुच्छेद 3। ये संसद को अधिकार देता है कि वो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नाम बदल सकती है। इसकी प्रक्रिया क्या है? राज्य से पूछा जाता है? हाँ, इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है और बिल संसद में पेश करने से पहले उसे संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजा जाता है ताकि वो अपनी राय दे सके। लेकिन क्या राज्य की राय मानना जरूरी है? नहीं, राज्य की राय जानना प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन उसे मानना संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। अंतिम निर्णय संसद का ही होता है। तो ये था संविधान का बुनियादी ढांचा और उसके आदर्श। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सीधे नागरिकों से जुड़ा है, उनके अधिकार और राज्य के कर्तव्य। बिल्कुल। अब हम संविधान के भाग 3 पर आते हैं, जिसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों? क्योंकि ये अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की नींव रखते हैं और राज्य की शक्तियों पर एक सीमा लगाते हैं ताकि सरकार निरंकुश न हो सके। और सबसे जरूरी बात, ये न्यायोचित हैं। न्यायोचित मतलब इनके हनन पर नागरिक सीधे अदालत जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हमारे पास कुल कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं। जी हाँ, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। नौकरियों में अवसर की समानता। हाँ, वो अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। फिर अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता, यानी छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 सेना व शिक्षा संबंधी सम्मानों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों का अंत। ठीक है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। जी, और ये शायद सबसे ज्यादा चर्चित अधिकारों में से है। अनुच्छेद 19 में ही 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता और कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता। लेकिन ये असीमित तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देश की सुरक्षा, एकता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आदि के आधार पर इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी में अनुच्छेद 21 भी आता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, ये बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत व्यापक व्याख्या की है। इसका मतलब सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना है। तो इसमें और क्या क्या शामिल हो जाता है? इसमें निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आश्रय का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, बहुत सारे पहलू शामिल माने गए हैं। ये एक तरह से जीवन के अधिकार का विस्तार है। अच्छा, तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। जी, अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और इसी तरह के अन्य बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24? अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने से मना करता है। ये बाल श्रम निषेध है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। हाँ, ये हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आजादी देता है। लेकिन इस पर भी कुछ सीमाएं हैं। साथ ही राज्य सामाजिक सुधार के लिए कानून बना सकता है। 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार,
अनुच्छेद 29-30 ये खासतौर पर अल्पसंख्यकों के लिए है। जी, मुख्य रूप से। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के किसी भी भाग के नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 30? अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। और छठा अधिकार जो इन सभी अधिकारों को असलियत बनाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। क्यों? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये अधिकार नागरिकों को अपने मूल अधिकारों के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। मतलब अगर अधिकार हैं लेकिन उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ना हो तो वो बेकार हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 32 यही तरीका मुहैया कराता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट अधिकारों की रक्षा के लिए कई तरह के रिट यानी विशेष आदेश जारी कर सकते हैं। ये रिट कौन कौन से हैं? 5 मुख्य रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडेमिस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सर्च्योरारी और अधिकार पृच्छा को वारंटो। ये अदालतों को शक्ति देते हैं कि वो कार्यपालिका या किसी अन्य प्राधिकारी को निर्देश दे सकें। मूल अधिकारों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए हैं, है ना? हाँ, 2 प्रमुख बदलाव याद रखने लायक है। पहला, 86वां संशोधन 2002। शिक्षा का अधिकार। जी, इसके द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया। और दूसरा बड़ा बदलाव? दूसरा, 44वां संशोधन 1978। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो अब संपत्ति का अधिकार क्या है? अब ये अनुच्छेद 300A के तहत केवल एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। ठीक है, ये तो हुए नागरिकों के अधिकार। लेकिन संविधान राज्य से भी कुछ अपेक्षाएं रखता है। यहीं पर आते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSPs, जो भाग 4 में है। इनका उद्देश्य क्या है? DPSPs का लक्ष्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। मतलब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना। ये कैसे काम करते हैं? ये तत्व सरकार के लिए निर्देश हैं कि कानून और नीतियां बनाते समय किन आदर्शों और लक्ष्यों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का संगठन, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पर्यावरण संरक्षण वगैरह। लेकिन ये मूल अधिकारों की तरह न्यायोचित नहीं है ना? मतलब इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते? सही कहा, ये गैर न्यायोचित है। आप इन्हें लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जा सकते। लेकिन संविधान खुद कहता है अनुच्छेद 37 में कि ये देश के शासन के लिए मूलभूत है और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो एक तरह से ये राज्य के लिए नैतिक निर्देश हैं। बिल्कुल। इन्हें समझने के लिए मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो अधिकार हो गए, राज्य के कर्तव्य, निर्देश हो गए। अब नागरिकों के कर्तव्यों की बात करते हैं। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भाग 4A अनुच्छेद 51A में है। ये तो मूल संविधान में नहीं थे। नहीं, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये USSR तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थे। कितने कर्तव्य हैं? शुरुआत में 10 कर्तव्य थे। बाद में 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। वो कौन सा है? वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और बाकी कर्तव्यों में क्या शामिल है? उनमें शामिल है संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे को बढ़ावा देना, हमारी मिली जुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना आदि। तो मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये तीनों मिलकर कैसे काम करते हैं? इनका आपस में क्या संबंध है? ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। मूल अधिकार FRS ज्यादातर नकारात्मक प्रकृति के हैं। वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। वो राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं। और DPSPs? DPSP ज्यादातर सकारात्मक है। वो राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं। वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य रखते हैं।
मूल कर्तव्य नागरिकों को उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं। क्या इनके बीच कभी टकराव भी होता है? हाँ, टकराव की स्थितियां आई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन और सामंजस्य ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, दोनों साथ साथ चलते हैं। अच्छा, अब जबकि हमने संविधान के दर्शन, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को समझ लिया है, तो ये देखते हैं कि शासन व्यवस्था चलती कैसे है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। इसका क्या मतलब है? संसदीय प्रणाली का मूल सिद्धांत है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। कार्यपालिका मतलब सरकार? हाँ, यानी सरकार, और विधायिका मतलब संसद या विधानसभा। खासकर कार्यपालिका का निचला सदन लोकसभा या विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कौन शामिल है? इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद शामिल है। राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? वो तो देश के प्रमुख हैं। हाँ, राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। उन्हें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। उनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता, बल्कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उस निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं? क्या वो सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं? नहीं, उनके पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी है। हाँ, जब संसद सत्र में न हो तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अनुच्छेद 123। उनके पास क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 72। वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं और उनके पास आपातकालीन शक्तियां भी हैं। लेकिन वो इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? संसदीय प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति सामान्यतः अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। सलाह मानना उनके लिए बाध्यकारी होता है 42वें और 44वें संशोधन के बाद। उन्हें पद से हटाना भी मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल। केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो काफी जटिल है। और उपराष्ट्रपति, उनकी क्या भूमिका है? उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में होता है। जी हाँ। वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। और अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य कारण से वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं। तो फिर वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। जी हाँ, वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। इन्हें रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 74 स्पष्ट कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सामान्यतः वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और बाकी मंत्रियों की? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। और आपने सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की थी। हाँ, अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये संसदीय प्रणाली का आधार है। इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरी सरकार एक इकाई के रूप में काम करती है। किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए या सरकार कोई महत्वपूर्ण बिल पास न करा पाए तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है। इसे कहते हैं एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। अब आते हैं विधायिका यानी संसद पर। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद किससे मिलकर बनती है? संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति भी संसद का अंग है? जी हाँ, क्योंकि कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। राज्यसभा के बारे में बताइए। राज्यसभा उच्च सदन है। ये एक स्थायी सदन है, यानी कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और सदस्य कैसे चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 12 मनोनीत होते हैं। हाँ, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में
विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले लोगों में से मनोनीत किए जाते हैं। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और लोकसभा? लोकसभा निचला सदन है और ये सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जब तक कि पहले भंग न कर दी जाए। असली शक्ति तो लोकसभा के पास ही होती है। हाँ, सरकार बनाने और गिराने में, वित्तीय मामलों में मुख्य भूमिका लोकसभा की ही होती है। संसद में कानून कैसे बनते हैं? साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है? साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, दोनों में से किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। कानून बनने के लिए दोनों सदनों से पारित होना और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलना जरूरी है। अगर दोनों सदनों में असहमति हो? अगर साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसमें सामान्यतः लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है क्योंकि उसकी सदस्य संख्या ज्यादा होती है। और धन विधेयक? धन विधेयक अनुच्छेद 110 जो सरकार के पैसे, टैक्स, उधार वगैरह से संबंधित होता है, वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर। राज्यसभा की इसमें क्या भूमिका है? लोकसभा से पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, वो केवल सिफारिशें दे सकती है और इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अगर 14 दिन में वापस नहीं करती या लोकसभा सिफारिशें नहीं मानती तो भी इसे दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। तो वित्तीय मामलों में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। जी बिल्कुल। और जिसे आम भाषा में बजट कहते हैं, संविधान में उसका क्या नाम है? संविधान में उसे वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। अनुच्छेद 112 ये सरकार के उस वित्त वर्ष के अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, जिसे हर साल राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाया जाता है। ठीक है, अब राज्य स्तर पर आते हैं। वहां सरकार की संरचना कैसी है? क्या केंद्र जैसी ही है? हाँ, काफी हद तक केंद्र जैसी ही संसदीय प्रणाली है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। और वास्तविक शक्ति? वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती है, जो राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्रक्रिया बिल्कुल केंद्र जैसी है। और राज्य का विधानमंडल, क्या सभी राज्यों में 2 सदन होते हैं? नहीं, अधिकांश राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, यानी सिर्फ विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ये कौन से राज्य हैं? अभी ये है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्या कोई राज्य चाहे तो विधान परिषद बना सकता है या खत्म कर सकता है? हाँ, इसकी शक्ति संसद के पास है। अनुच्छेद 169 अगर संबंधित राज्य के विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या उसे समाप्त कर सकती है। अब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे पर आते हैं। ये कैसे तय होता है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा? इसके लिए संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। ये शक्तियों का विभाजन करती हैं। अनुच्छेद 246। कौन कौन सी सूचियां? पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा वगैरह। इन पर कानून बनाने का एकाधिकार केवल संसद को है। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें स्थानीय महत्व के विषय हैं, जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, जेल, स्थानीय शासन। इन पर सामान्यतः राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। और तीसरी? वन, वन्यजीव संरक्षण, विवाह और तलाक, ट्रेड यूनियन। अगर दोनों के कानूनों में टकराव हो जाए तो? समवर्ती सूची पर? अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। और अगर कोई ऐसा विषय हो जो इन तीनों सूचियों में से किसी में भी ना हो तो? ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर्स कहा जाता है। अनुच्छेद 248 के अनुसार
इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। ये व्यवस्था कनाडा से ली गई है और ये भी केंद्र को मजबूत बनाती है। इनके अलावा प्रशासनिक और वित्तीय संबंध भी होते होंगे। हाँ बिल्कुल, संविधान में केंद्र, राज्य, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों के लिए भी विस्तृत प्रावधान है, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल का पद, आपातकालीन प्रावधान और वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के लिए वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 का गठन, जो राष्ट्रपति को सिफारिशें देता है। सरकार और उसके कामकाज को हमने समझा, लेकिन संविधान और नागरिकों के अधिकारों का प्रहरी कौन है? मतलब अगर सरकार या कोई और संविधान का उल्लंघन करे तो? यहीं पर न्यायपालिका की भूमिका आती है ना? बिल्कुल सही। भारत में एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। एकीकृत का मतलब? एकीकृत का मतलब है कि न्यायपालिका का ढांचा पिरामिड जैसा है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट और उनके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, जिला अदालतें आदि। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सभी निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। और स्वतंत्र का मतलब? स्वतंत्र का मतलब है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, सरकार और विधायिका, संसद, विधानसभा के दबाव या हस्तक्षेप से मुक्त होकर काम कर सके। इसके लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उनके कार्यकाल की सुरक्षा, उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता, उनके वेतन और भत्ते जो संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं होता, न्यायपालिका की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, ये सब न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। न्यायपालिका का मुख्य काम क्या है? न्यायपालिका का मुख्य काम कानूनों की व्याख्या करना, विवादों का निपटारा करना और सबसे महत्वपूर्ण, संविधान की सर्वोच्चता और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना है। वो संविधान की अंतिम व्याख्याकार है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य कार्य और शक्तियां क्या हैं? आपने रिट क्षेत्राधिकार बताया था। आप और क्या है? हाँ, रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 तो है ही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। इसमें क्या आता है? इसके तहत वो सीधे उन मामलों की सुनवाई करता है जो केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच हो, या दो से अधिक राज्यों के बीच हो, या केंद्र और कुछ राज्य एक तरफ हो और कुछ राज्य दूसरी तरफ। और अपीलीय क्षेत्राधिकार? अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपलेट जुरिस्डिक्शन के तहत वो हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है, संवैधानिक मामलों में, दीवानी मामलों में और आपराधिक क्रिमिनल मामलों में। ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे व्यापक क्षेत्राधिकार है। एक सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी होता है? हाँ, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी कानूनी या तथ्यात्मक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। हालांकि ये राय मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। जी हाँ, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी संसद या विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। और अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ पाया जाए तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकती है। ये शक्ति संविधान की सर्वोच्चता और मूल अधिकारों को बनाए रखने के लिए जरूरी है। हाई कोर्ट की क्या भूमिका है? उनकी रिट शक्ति के बारे में आपने बताया था। हाँ, हाई कोर्ट राज्यों के स्तर पर शीर्ष न्यायिक संस्था है। उनके पास भी अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है। अनुच्छेद 226 के तहत उन्हें भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। क्या उनकी रिट शक्ति सुप्रीम कोर्ट जैसी ही है? नहीं, बल्कि कुछ मामलों में उससे भी ज्यादा व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन पर रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, इसके अलावा हाई कोर्ट्स के पास अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति भी होती है। न्यायपालिका के अलावा संविधान कुछ और स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। ये कौन से हैं और इन्हें क्या कहते हैं? हाँ, ये संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाते हैं, क्योंकि इनकी स्थापना सीधे संविधान के प्रावधानों द्वारा की गई है और ये अपनी शक्तियां भी सीधे संविधान से प्राप्त करते हैं। ये सरकार से स्वतंत्र होकर काम करते हैं ताकि निष्पक्षता बनी रहे। कुछ उदाहरण? सबसे महत्वपूर्ण है भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 324। ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को निष्पक्ष रूप से कराने के लिए जिम्मेदार है। और
संघीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी ये केंद्र और राज्यों के लिए सिविल सेवाओं में भर्ती का काम करते हैं। वित्त आयोग? हाँ, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280 ये हर 5 साल पर राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है और केंद्र तथा राज्यों के बीच टैक्स से होने वाली आय के बंटवारे पर सिफारिशें देता है। एक सीएजी भी होता है? जी, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 148 ये केंद्र और राज्यों के सभी खर्चों का ऑडिट करता है और देखता है कि सरकारी पैसा सही तरीके से खर्च हुआ या नहीं। इसे सार्वजनिक पर्स का संरक्षक यानी गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। और कुछ आयोग भी हैं एससी, एसटी, बीसी के लिए? हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी को भी 102वें संशोधन 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। इनके अलावा महान्यायवादी और महाधिवक्ता? जी, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का वकील होता है। इसी तरह राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ये भी संवैधानिक पद है। कुछ ऐसे भी निकाय हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं पर संवैधानिक नहीं है, मतलब संविधान में उनका जिक्र नहीं है। हाँ बिल्कुल, उन्हें गैर संवैधानिक निकाय नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा जाता है। ये भी 2 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडीज जो संसद के कानून द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, राष्ट्रीय महिला आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त। और दूसरे होते हैं कार्यकारी निकाय या एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो सरकार के कार्यकारी आदेश या सरकारी प्रस्ताव द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इनका आधार न तो संविधान होता है न ही संसद का कानून। इसका उदाहरण? सबसे बड़ा उदाहरण है नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसने योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह ली। योजना आयोग भी एक कार्यकारी निकाय ही था। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई भी इसी श्रेणी में आता है। तो मुख्य अंतर इनके बनने के तरीके में है, संविधान से, कानून से या सरकारी आदेश से? जी बिल्कुल, यही इनका मुख्य अंतर है। अब कुछ विशेष प्रावधानों और संशोधनों की बात करते हैं जिन्होंने समय के साथ संविधान को और समृद्ध किया है। पंचायती राज व्यवस्था एक बहुत बड़ा कदम था, है ना? निश्चित रूप से स्थानीय स्वशासन मतलब गांव और शहर के स्तर पर लोगों का शासन ये गांधी जी का सपना था। इसे संवैधानिक दर्जा 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिया गया। इससे पहले कुछ समितियां बनी थी शायद? हाँ, कई समितियां बनी। इनमें बलवंत राय मेहता समिति बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति और फिर LM सिंघवी समिति, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की पुरजोर सिफारिश की। तो 73वें संशोधन ने क्या किया? 73rd संशोधन 1992 ने संविधान में एक नया भाग 9th जोड़ा और एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों के 29 कार्य विषय दिए गए हैं। इसने ग्राम सभा को संवैधानिक आधार दिया, पंचायतों के हर 5 साल में नियमित चुनाव अनिवार्य किए और SC, ST और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया। और शहरों के लिए 74वां संशोधन? जी, शहरों में स्थानीय स्वशासन के लिए 74वां संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया। इसने संविधान में भाग 9th A जोड़ा और 12वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्य विषय हैं। इसने नगर पालिकाओं जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया और उनके चुनाव, आरक्षण आदि के प्रावधान किए। तो इन दोनों संशोधनों ने लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया। हाँ, कह सकते हैं कि इन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ाई। संविधान में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए भी प्रावधान है, वो कौन से हैं? हाँ, संविधान के भाग 18 में 3 तरह के आपातकाल का उल्लेख है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352। ये कब लगता है? ये तब लगाया जा सकता है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह,
आर्म्ड रेबेलियन के कारण भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो। सशस्त्र विद्रोह शब्द तो बाद में आया। हाँ, मूल संविधान में आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था, लेकिन इसका दुरुपयोग होने की आशंका थी। इसलिए 44वें संशोधन 1978 से इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। दूसरा आपातकाल कौन सा है? दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगाया जाने वाला राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, अनुच्छेद 356। अगर किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रहा है तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसका काफी इस्तेमाल हुआ है। हाँ, इसका कई बार इस्तेमाल और दुरुपयोग दोनों हुआ है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, तो वे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। क्या कभी लगा है भारत में? सौभाग्य से ये भारत में आज तक कभी लागू नहीं हुआ है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, यानी इसमें समय के साथ बदलाव हो सकते हैं। संशोधन की प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद 368 में। जी, अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया बताता है। जैसा हमने पहले बात की थी, संशोधन 3 तरीकों से हो सकता है। कौन कौन से? कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधित हो जाते हैं, हालांकि इन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता, जैसे राज्यों का निर्माण। अधिकांश प्रावधानों के लिए संसद के विशेष बहुमत की जरूरत होती है। विशेष बहुमत यानी दोनों सदनों का? हाँ, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। और तीसरा तरीका उन प्रावधानों के लिए है जो संविधान के संघीय ढांचे से संबंधित हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इनके संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति साधारण बहुमत से भी आवश्यक है। कुछ सबसे महत्वपूर्ण संशोधन कौन से रहे हैं जिन्होंने संविधान को काफी बदला? कई संशोधन बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला संशोधन 1951 ही बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए। और 42वां संशोधन? 42वां संशोधन 1976 आपातकाल के दौरान हुआ था, बहुत व्यापक था। इसे लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े, मूल कर्तव्य जोड़े, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया और भी बहुत कुछ बदला। फिर 44वें संशोधन ने इसमें से कुछ ठीक किया। हाँ, 44वां संशोधन 1978 जनता पार्टी सरकार लाई थी। इसने 42वें संशोधन के कुछ विवादास्पद प्रावधानों को पलटा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के आधार को आंतरिक अशांति से सशस्त्र विद्रोह किया। 52वां संशोधन किस बारे में था? 52वां संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून लाया और इसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी। मतदान की आयु 21 से 18 किसने की? वो 61वां संशोधन 1988 था। और 73वां 74वां तो हमने देख लिया, पंचायती राज नगर पालिकाएं 1992। 86वां 2002 शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 है। हाँ, फिर हाल के वर्षों में 101वां 2016 जीएसटी लागू करने के लिए, 103वां 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लाया। और सबसे नया 106वां संशोधन? जी, 106वां संशोधन 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। हालांकि ये अगले परिसीमन के बाद ही लागू हो पाएगा। संविधान में 12 अनुसूचियां, शेड्यूल्स भी हैं। ये क्या काम करती हैं? क्या इन्हें याद रखने का कोई तरीका है? अनुसूचियां संविधान के अंत में दी गई सूचियां हैं, जिनमें कुछ अतिरिक्त जानकारी या प्रशासनिक विवरण होते हैं, जिन्हें मुख्य पाठ में शामिल करने से वो शायद बहुत लंबा और जटिल हो जाता। जैसे पहली अनुसूची में प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र हैं।
दूसरी में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, न्यायाधीशों, सीएजी आदि के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार है। चौथी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम AMTM राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं तो शक्तियों का विभाजन है। जी, सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानूनों को रखा गया है ताकि उन्हें अदालत में चुनौती न दी जा सके। हालांकि अब इसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 10वीं दल बदल वाली। हाँ, 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं, 29 विषय, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं, 18 विषय। इन्हें याद रखने का कोई तरीका? आपने AMTM बताया छठी के लिए। हाँ। एक लोकप्रिय तरीका है एक वाक्य याद रखना, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। हर अक्षर एक अनुसूची को दर्शाता है। T टेरिटरीज फर्स्ट, E emoluments सेकंड, A affirmations oaths थर्ड, R राज्यसभा सीट्स फोर्थ, S scheduled areas फिफ्थ, O other scheduled areas NTM sixth, F federal list powers seventh, O official languages eighth, land reforms ninth, defection 10th, panchayats 11th, municipalities 12th। अरे वाह, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये तो काफी मददगार है। हाँ, इससे क्रम याद रखने में आसानी होती है। आपने राज्यों के गठन की बात की थी अनुच्छेद 3 के तहत। कुछ प्रमुख उदाहरण याद दिलाएंगे? हाँ, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 था। फिर 1960 में बंबई प्रांत को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बाद में राज्य बना। सिक्किम का विलय? सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना 36वें संशोधन द्वारा। फिर वर्ष 2000 में 3 नए राज्य बने, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। और सबसे नया राज्य? सबसे नया राज्य तेलंगाना है जो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। और हाल ही में 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 समाप्त करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ और लद्दाख बिना विधानसभा के में पुनर्गठित किया गया। ये सब संसद की शक्ति के उदाहरण हैं। अब आते हैं राजनीतिक शक्ति के गणित पर, यानी सीटों के आवंटन पर। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य के पास हैं और क्यों? लोकसभा में सीटों का आवंटन मुख्य रूप से जनसंख्या के आधार पर होता है। 1971 की जनगणना के आधार पर जो अभी तक फ्रीज है, इसलिए सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के पास लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। इसके बाद कौन है? इसके बाद महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28 आते हैं। ये टॉप 7 राज्य हैं। ये दिखाता है कि कैसे जनसंख्या का राजनीतिक शक्ति संतुलन पर सीधा असर पड़ता है, खासकर राष्ट्रीय राजनीति में। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होता है? वहां भी यूपी आगे है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन भी राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में होता है, लेकिन ये छोटे राज्यों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह समानुपातिक नहीं है। यहाँ भी उत्तर प्रदेश 31 सीटों के साथ सबसे आगे है। टॉप के कुछ और राज्य राज्यसभा में? यूपी के बाद महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों 16, कर्नाटक 12, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों 11 आते हैं। राज्य विधानसभाओं की सीटें भी जनसंख्या पर ही आधारित हैं। जी हाँ, राज्य विधानसभाओं में भी सीटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। अनुच्छेद 170। यहाँ भी उत्तर प्रदेश 403 सीटें सबसे बड़ा है। टॉप 7 विधानसभाएं कौन सी हैं? यूपी 403 के बाद पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र
288, बिहार 243, तमिलनाडु 234, मध्य प्रदेश 230 और कर्नाटक 224 आते हैं। ये विधानसभाएं क्षेत्रीय राजनीति का केंद्र होती हैं। तो ये सारे आंकड़े दिखाते हैं कि जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर कितना गहरा असर है। बिल्कुल, और इसीलिए परिसीमन का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो सीटों की संख्या और सीमाओं को जनसंख्या के आधार पर फिर से तय करता है। हमने काफी विस्तार से चर्चा की, संविधान सभा के सपनों से लेकर आज की शासन व्यवस्था, अधिकार, कर्तव्य, संशोधन, सब कुछ। हाँ, तो हमने देखा कि कैसे संविधान सभा के आदर्शों से लेकर आज के भारत की पूरी शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार, राज्य के कर्तव्य, न्यायपालिका की भूमिका और अनगिनत नियमों का एक जटिल ताना बाना बुना गया है। ये वाकई एक निरंतर विकसित होता दस्तावेज है। बिल्कुल, ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, ये हमारे आज और आने वाले कल का दिशा निर्देशक है। ये उन मूल्यों का प्रतीक है जिन्हें राष्ट्र के रूप में हम पाना चाहते हैं। इस पूरी गहन चर्चा के बाद एक विचार या कहूं एक सवाल मन में आता है। हमने संविधान की संरचना, इसके प्रावधान, इसके पीछे की सोच, सब कुछ समझा, पर असली सवाल शायद ये है कि हम भारत के लोग, जिनके नाम पर यह संविधान है, हम इसके महान आदर्शों, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने व्यवहार में कैसे उतार सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कैसे हम